दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा और कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करने पर क्या चेंज होता है। यह कंपोनेंट है जो चेंज होता है, लेकिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। तो देखें, लेक्चर 26 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। We choose unit vectors I j I dash and j dash along x y x dash and y dash axis respectively। मैं x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश और y डैश एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर i j I डैश एंड j डैश चुन लेता हूँ, बेटर रहेगा।
इसे मैं कह रहा हूं वेक्टर। तो देखो बंधु, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्स एक्सिस। तो एच डैश एक्सिस इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल अल्फा इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो एस डैश एक्सिस is rotated through an angle alpha in anti-clockwise सेंस। इस एस डैश एस एक्सिस को हम अल्फा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करा रहे हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या वेक्टर चेंज करता है अगर हम एस एक्सिस से एस डैश एक्सिस में जाएं तब। तो बंधु, वेक्टर चेंज नहीं करता है, चेंज करता है उसका कंपोनेंट। वही हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंपोनेंट कैसे चेंज करता है और कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कंपोनेंट निकालते हैं। यही मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। इसे आप गौर से देखें। इसे अब हम लोग सबसे पहले बी का कंपोनेंट लेंगे फ्रेम एस में। तो देखो बंधु, dx होता है एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर डी। तो ये डी एस एक्स है। तो हमने आपको बताया था कि जिसका कंपोनेंट लेना हो, जिस डायरेक्शन में लेना हो, दोनों के बीच कोसाइन एंगल। तो मेरा अभी हम लोग ये एस में मैं आपको लिख दे रहा हूं डिटेल से ताकि आप कंफ्यूज नहीं करें। ये है फ्रेम एस और ये है फ्रेम एस डैश। इन्हीं दोनों फ्रेम में हमें काम करना है। तो देखो बंधु, इस फ्रेम में एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर डी मैं आपसे पूछ रहा हूं फ्रेम एस में। तो मैंने कहा था जिसका कंपोनेंट लेना हो, जिस डायरेक्शन में लेना हो, दोनों के बीच कोसाइन एंगल। तो देखो बंधु, वेक्टर डी इधर है और एक्स एक्सिस इधर है और दोनों के बीच एंगल है थीटा। तो हम इसे लिखेंगे डी कॉस थीटा। अब मैं अगर आपसे कहूं कि इसी वेक्टर का y कंपोनेंट लेना है, तो मैंने आपसे बार बार कहा है जिसका कंपोनेंट लेना हो, जिस डायरेक्शन में लेना हो, दोनों के बीच कोसाइन एंगल। तो देखो बंधु, कंफ्यूज मत होना। ये एंगल जो है, ये एंगल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच सदा 90 डिग्री का एंगल होता है। उसी का नाम है रेक्टेंगुलर एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच 90 डिग्री का एंगल है और यह एंगल थीटा है। तो जाहिर सी बात है
ये एंगल होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। मैंने कहा है जिसका कंपोनेंट लेना हो, जिस डायरेक्शन में लेना हो, दोनों के बीच कोसाइन एंगल, तो इसे हम लोग लिखेंगे डी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, जो कि हो जाएगा डी साइन थीटा। ये हो जाएगा डी साइन थीटा। अब बंधु मैं इसी डी वेक्टर का एस डैश फ्रेम में एक्स कंपोनेंट लेना चाहता हूं, तो इसे मैं लिख रहा हूं डी डैश एक्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर डी इन फ्रेम एस डैश। तो देखो बंधु डी इधर है, एक्स डैश इधर है, दोनों के बीच एंगल थीटा डैश है, तो इसे मैं लिखूंगा डी कॉस थीटा डैश। अगर मैं आपसे कहूं डी वाई डैश, तो देख लीजिए हमेशा एक्स डैश और वाई डैश के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। यदि यह थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा डैश होगा, 90 माइनस थीटा डैश होगा। तो इसे लिखूंगा डी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा डैश, जो कि हो जाएगा डी साइन थीटा डैश। तो मैंने आपको दोनों ही फ्रेम में कंपोनेंट निकाल के बता दिया हूं। मैंने एक बार बोला था हमेशा कॉस को यूज कीजिए, साइन को गोली मारिए। कॉस एक इवन फंक्शन है, एक गलती से बाल बाल आपको बचा लेगा, आपका एक खून एक मर्डर माफ कर देगा कॉस, इसलिए कॉस को कभी नहीं छोड़ना। अब देखें आगे। देखो बंधु मैंने आपको कंपोनेंट बताया है। अब हम लोग जानते हैं कि वेक्टर डी जो होगा, इस डी को लिखेंगे डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। अब देखो बंधु डी एक्स तुम्हारे सामने लिखा हुआ है डी कॉस थीटा, तो इसे हम लोग लिखेंगे डी कॉस थीटा आई प्लस डी वाई आपके सामने लिखा हुआ है डी साइन थीटा, तो इसे लिखेंगे डी साइन थीटा जे। इसे मैं कह रहा हूं ऑर्डर नंबर 1। देखो बंधु कुछ बच्चे कमेंट किए थे, उन्होंने कहा था कि सर आपका पढ़ाई मुझे बहुत पसंद है लेकिन बहुत स्लो पढ़ाते हैं। तो मैं स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूं कि चूंकि मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूं, तो मैंने ऑफलाइन में देखा कि 10-20 बच्चे मेरे पास आए लेकिन उनका बेस बहुत कमजोर था। ये कोरोना पीरियड के वजह से वो कुछ नहीं समझ पा रहे थे, ना उन्होंने 10th पढ़ा है ना 9th पढ़ा, सीधे 11th में गए। तो उनको देखते हुए मैं स्लोली पढ़ा रहा हूं, लेकिन जो ही आपका बेस मजबूत हो जाएगा मैं बहुत फास्ट गति से पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर अभी हम फास्ट करेंगे तो जो हमारे कमजोर बच्चे हैं, जो कोरोना पीरियड से अफेक्टेड हैं, जिन्होंने कॉलेज नहीं किया, हाई स्कूल का क्लास नहीं किया, उनका बेस बहुत कमजोर है। उनके बेस को देखते हुए मैं बिल्कुल स्लोली पढ़ा रहा हूं। और आपका डिमांड होगा कि सर फास्ट कीजिए, तो न्यूटन लॉ ऑफ फ्रिक्शन के बाद मैं बहुत फास्ट कर दूंगा, ताकि हमारे बच्चे जो कोरोना पीरियड से इफेक्टेड हुए हैं, नहीं पढ़े हैं, उनको नते नज़र मैं स्लो पढ़ा रहा हूं। इसलिए आप लोग थोड़ा बर्दाश्त करेंगे, मुझे भी क्षमा करेंगे, क्योंकि हम उनको देखते हुए पढ़ा रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं। लेकिन उनको क्या होगा जिन्होंने क्लास नहीं किया 9th-10th में, इसलिए बुरा नहीं मानना, थोड़ा सा स्लो पढ़ाने दो। कुछ ही दिन के बाद जो ही बेस मजबूत हो जाएगा हमारे कमजोर बच्चों का, हम बहुत फास्ट गति से पढ़ाएंगे। तो बंधु डी का मैं लिख दिया हूं। अब मैं चाहता हूं इसी वेक्टर डी का एस डैश फ्रेम में, यह जो मैं लिखा हूं फ्रेम एस में,
इस फ्रेम में मैंने लिखा। अब मैं इसे आपको बता रहा हूं फ्रेम एस डैश में, तो एस डैश फ्रेम में डी डैश एक्स आई डैश होगा प्लस डी डैश वाई जे डैश होगा। अब यहां से इस फ्रेम में मैंने बताया है डी डैश एक डी कॉस थीटा, देख लीजिए डी कॉस थीटा डैश, तो ये है बंधु डी कॉस थीटा डैश आई डैश प्लस डी देख लीजिए डी साइन थीटा डैश जे डैश। अब बंधु मैं आपको फिगर बगल में लिख दिया हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं करें। थीटा डैश को जरा गौर से देखिए, इसे मैं लिखूंगा थीटा माइनस अल्फा। देखिए यहां से लेके यहां तक थीटा है और यहाँ अल्फा है और ये थीटा डैश है, तो थीटा में अगर हम अल्फा घटाएंगे तो मुझे थीटा डैश मिल जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूं डी कॉस थीटा माइनस अल्फा आई डैश प्लस लिखूंगा डी साइन थीटा डैश की जगह लिखूंगा थीटा माइनस अल्फा जे डैश। तो बंधु मैंने आपको बेसिक क्लास में पढ़ाया है कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, टैन अल्फा प्लस बीटा, सभी चीज हमने आपको बेसिक फंडामेंटल में पढ़ाया था। वो उस सब का यूज हम आज ही लेने वाले हैं। देख लीजिए आपको पता होगा कि कॉस अल्फा माइनस बीटा पढ़ाया था, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा इंटू साइन अल्फा। फिर से देख लेंगे, मैंने आपसे कहा था कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो उसी अल्फा की जगह थीटा है, बीटा की जगह अल्फा है, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा इंटू साइन अल्फा। देख लीजिए प्लस यहां पर डी है। अब मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा माइनस बीटा पढ़ाया था, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, तो इसे लिखूंगा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। बीटा की जगह यहाँ पर अल्फा है, अल्फा की जगह थीटा है, इसे कह रहा हूं जे डैश। इसे मैं लिख रहा हूं डी कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा आई डैश प्लस डी साइन थीटा साइन अल्फा आई डैश प्लस डी साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा जे डैश माइनस डी कॉस थीटा साइन अल्फा जे डैश। इसे मैं लिख रहा हूं, देखिए बंधु डी कॉस थीटा, इसके जगह मैं लिखूंगा डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपको डी एक्स कॉस अल्फा आई डैश
डी साइन थीटा, जरा गौर से देख लेंगे, डी साइन थीटा के जगह डी वाई है, प्लस लिखूंगा डी वाई साइन अल्फा आई डैश प्लस डी साइन थीटा, देख लीजिए डी साइन थीटा है आपको डी वाई कॉस अल्फा जे डैश माइनस डी कॉस थीटा, वो है डी एक्स साइन अल्फा जे डैश। अब देखो बंधु, ये हो गया आपका डी एक्स कॉस अल्फा प्लस डी वाई साइन अल्फा आई डैश प्लस डी वाई कॉस अल्फा माइनस डी एक्स साइन अल्फा जे डैश। तो बंधु ये मैं लिख दिया हूं डी एक्स आई डैश प्लस डी वाई जे डैश के जगह, तो यही है आपका डी एक्स डैश आई डैश प्लस डी डैश वाई जे डैश। इसे मैं कह रहा हूं ऑर्डर नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगा। equating the coefficient of I dash and J dash on both sides विकेट। आई डैश और जे डैश का कोफिशिएंट मैं दोनों तरफ से इक्वेट करूंगा, तो यहां से गौर से देख लेंगे डी डैश एक्स जो हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स कॉस अल्फा प्लस डी वाई साइन अल्फा एंड डी डैश वाई हो जाएगा डी वाई कॉस अल्फा प्लस यहाँ माइनस है डी एक्स साइन अल्फा। तो बंधु यहाँ से देखो, ये जो है डी एक्स कंपोनेंट जो है, डी डैश एक्स कंपोनेंट जो है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर डी इन फ्रेम एस डैश जो है वो अल्फा पर निर्भर कर रहा है, यानी
फ्रेम इस डैश में कंपोनेंट चेंज कर रहा है, जिसे खुली आंख से देख सकते हैं। अगर अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री हुआ, चाहे 40 डिग्री हुआ, चाहे 10 डिग्री हुआ, चाहे 45 डिग्री हुआ, तो ये जो कंपोनेंट था डी एक्स और डी वाई वो चेंज कर जाएगा। तो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाने पर इट इज द कंपोनेंट दैट चेंजेज, मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज। तो अब यहां से मैं इसे लिख सकता हूं, जरा इसे गौर से देख लें। डी डैश एक्स इंटू डी डैश वाई, इसे मैं मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखता हूं। आप सब लोग पढ़े होंगे मैट्रिस कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू डी एक्स और डी वाई। बंधु 11th में सभी बच्चे मैट्रिसेस का गुना जानते हैं। तो देखिए कॉस अल्फा इंटू डी एक्स, तो यहाँ ये मिल गया, खूब गौर से देख लीजिए। साइन अल्फा इंटू डी वाई ये मिल गया। सेकेंड रो का एप्लीकेशन करेंगे तो कॉस अल्फा इंटू डी एक्स मिल जाएगा, देख लीजिए, और माइनस साइन अल्फा इंटू डी वाई। कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो कॉस अल्फा डी एक्स इंटू साइन अल्फा डी वाई। कॉस अल्फा डी वाई कॉस अल्फा डी एक्स साइन अल्फा। ठीक, तो इसे मैं लिख रहा हूं डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। डी एक्स है डी कॉस थीटा आई, डी वाई है डी साइन थीटा जे। अब हम लोग इसका कंपोनेंट लेंगे डी एक्स आई डैश, तो डी कॉस थीटा डैश, डी कॉस थीटा डैश आई डैश, और डी वाई डैश हो जाएगा डी साइन थीटा जे। थीटा माइनस अल्फा, कॉस अल्फा माइनस बीटा होगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा आई डैश, और साइन अल्फा माइनस बीटा होगा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा जे डैश। इसके बाद मैंने डी कॉस थीटा लिखा है, देखो बंधु, डी कॉस थीटा कॉस अल्फा आई डैश प्लस डी साइन थीटा साइन अल्फा आई डैश प्लस डी साइन थीटा कॉस अल्फा
जे डैश माइनस डी कॉस थीटा साइन अल्फा जे डैश। इसके बाद मैंने लिखा डी कॉस थीटा के जगह डी एक्स कॉस अल्फा आई डैश, डी साइन थीटा के जगह लिखा है मैंने डी वाई साइन अल्फा आई डैश, डी साइन थीटा के जगह लिखा डी वाई कॉस अल्फा जे डैश, और डी कॉस थीटा के जगह लिखा डी एक्स। इतना बिल्कुल ठीक लिखा हूं। डी एक्स कॉस अल्फा प्लस डी वाई साइन अल्फा आई डैश कॉमन लिया हूं, डी वाई कॉस अल्फा माइनस डी एक्स साइन अल्फा जे डैश लिखा है। तो यहां से हो गया डी एक्स डैश और डी वाई डैश है, तो डी एक्स डैश जो हो गया मेरा, देख लिया जाए, डी एक्स डैश हो गया है डी एक्स कॉस अल्फा प्लस डी वाई साइन अल्फा, इक्वेटिंग कोफिशिएंट किए हैं, ये डी वाई डैश हो गया है डी वाई कॉस अल्फा माइनस डी एक्स साइन अल्फा। तो इसे मैं लिख दिया हूं मैट्रिक्स के फॉर्म में, डी एक्स डैश डी वाई डैश, यहां से लिख दिया हूं कॉस अल्फा साइन अल्फा और कॉस अल्फा, सॉरी यहीं पर थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया था, यहां से मुझे लिखना है बंधु माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब देखिए डी एक्स डैश होगा कॉस अल्फा डी एक्स और इंटू साइन अल्फा डी वाई, और हो जाएगा माइनस साइन अल्फा डी एक्स प्लस हो जाएगा कॉस अल्फा डी वाई। इसे मैं कह रहा हूं ऑर्डर नंबर 2 कह रहा हूं, शायद ये ऑर्डर नंबर 2 होगा। तो देखो बंधु ये बिल्कुल सही हो गया है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, अब लिखिए we use the symbol, we use the symbol, we use, देखो बंधु कॉस अल्फा के जगह हम लोग लिखते हैं C11, इसे शॉर्टकट में लिखते हैं कॉस अल्फा। देखिए C12 को लिखते हैं साइन अल्फा, C21 को लिखते हैं माइनस साइन अल्फा एंड C22 को लिख देते हैं कॉस अल्फा। तो इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं डी डैश एक्स डी डैश वाई, ये मैट्रिक्स फॉर्म में है। तो इसी के जगह मैं लिखूंगा C11 C12 C21 और C22, और ये हो जाएगा आपको dx dy। तो बंधु जब भी मुझे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर लाना हो तो हम इस मेथड के द्वारा ला सकते हैं। देखो बंधु ये फ्रेम एस डैश से हम फ्रेम एस में गए और हम एस डैश से फ्रेम एस में भी जा सकते हैं। तो कैसे जाएंगे जरा इसे गौर से देख लीजिए। देखिए अब मैं आपको ले जा रहा हूं एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में। तो जरा देखें, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं dx और यहाँ पर लिख दूं dy, तो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाएंगे, फ्रेम एस से हम फ्रेम एस डैश में जाएंगे। तो आप सभी बच्चे 11th के मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, बोलिए आप लोग। यहाँ से लिख दे रहा हूं मैं d डैश एक्स
डी डैश वाई। तो आप जब भी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़े होंगे, यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो के, तो देख लीजिए पहला रो है C11 C12, तो हम इसे लिखेंगे C11 C12। देखो बंधु, ये पहला रो है, उसे हमने पहला कॉलम में बदला है। ये दूसरा रो है C21 C22। तो ये जो है हम पहला रो के पहला कॉलम में बदले, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में बदले। इस प्रकार हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंपोनेंट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन बंधु दोनों ही ध्यान से देखेंगे, चाहे वह पहला हो, इसमें था फ्रेम एस में था, ये था dxi प्लस dy जे। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे, तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। चाहे वह कोई भी फ्रेम हो, फ्रेम में आपको ध्यान से देखेंगे, ये था dx डैश i डैश प्लस d डैश y j डैश। तो दोनों ही फ्रेम में आप ये देख लें कि इनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो कदापि नहीं बदलेगा। आप इसे एज ए होमवर्क मैं छोड़ रहा हूँ, इसे आप हल करके देखेंगे, दोनों ही हालत में वह उतना ही आएगा। तो बंधु वेक्टर का कंपोनेंट एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करता है। मैं यहाँ पर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में बताया हूँ। और ये जो है मैट्रिक्स जो है, ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स का होता है, रो को कॉलम में, पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, इस प्रकार dx हम निकाल सकते हैं। आप जानते होंगे, मैं dx निकाल के भी आपको बता दे रहा हूँ, बिल्कुल आसान है। अगर dx कोई आपसे पूछे तो dx कहिएगा C11 dx डैश प्लस C21 d डैश y। आप जानते हैं गुना करने, रो लेते हैं और इसे कॉलम में करते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं dy, तो दूसरा कॉलम लीजिए C12 dx डैश प्लस C22 dy डैश। तो बंधु इस प्रकार हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा सकते हैं। मैंने ये सारा चीज इसलिए बताया कि मुझे आपको बताना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। वह स्फेरिकल कोऑर्डिनेट इसलिए बताऊंगा कि उसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैट का गॉस लॉ का प्रॉब्लम इतना इजी कर दूंगा कि इसका आपने कल्पना नहीं किया है। बउआ के तरह बनेगा, आपको एकदम इजी से इजी बनेगा, पानी के तरह हल्का हो जाएगा। इसके लिए हमने आपको आज ट्रांसफॉर्मेशन बताया है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कंपोनेंट चेंज होगा ये बताया है। अगले क्लास में हम आपको 3D बताएंगे कि कैसे चेंज किया जाता है। उसके बाद सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट बताएंगे। उसके बाद हम आपको लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताएंगे। उसके बाद वेक्टर की समाप्ति घोषणा करेंगे। उसके बाद हम आपको व्हाट इज फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देंगे, फिर काइनेमेटिक्स पढ़ाएंगे। तो बंधु अगर आपको मेरा वीडियो पसंद पड़ रहा है तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका लाइक और सब्सक्राइब भी है कि जो कि मुझे मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए और आपके आगे प्रस्तुत करने के लिए। आप जरूर मेरी बात को ध्यान से देंगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो ठीक, आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।